नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जहां विधानसभा चुनाव बहुत करीब है और कभी भी चुनाव आयोग वहां के चुनाव की जो कार्यक्रम है उसकी घोषणा कर सकता है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इस बात को लेकर यह है कि आखिर आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा। उसका नतीजा तो हमारे ख्याल से वोटर्स देंगे, मतदाता उसका फैसला करेंगे। लेकिन पिछले 4-5 महीनों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई पड़ाव और कई बदलाव देखने को मिले हैं, जहां शुरुआत में यह कहा जा रहा था कि दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके की कोई कोई टक्कर नहीं है। अब वो बात धीरे 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 पीछे पीछे जाती हुई दिखाई पड़ रही है। अब ये कहा जाने लगा है कि उत्तर प्रदेश में जो है आने वाला विधानसभा का चुनाव है वो दरअसल कहें तो दो बैलों की जोड़ी हो गई है, यानी बाईपोलर हो गई है। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। यह भी कहा जाने लगा है कि अखिलेश यादव ने पिछले दिनों काफी कोशिश की है और वो अब लड़ाई में है। ये सारी बातें सुनी सुनाई है, कुछ जमीन से आई हुई हैं और कुछ पत्रकारों के और राजनीतिक पंडितों के अपने आकलन है। आज हम दरअसल इस सच्चाई की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। पड़ताल इस मायने में कि दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ बदल रहा है, क्या कुछ घटित हो रहा है और उसके क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है इस चर्चा में शामिल मशहूर समाज विज्ञानी और पूर्व पत्रकार, बल्कि अभी भी मैं पत्रकारी कह सकता हूं, अभय कुमार दुबे जी, जो मौजूदा तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभय जी, पिछली बार जब हम लोगों ने बातचीत की थी तो उससे अब तक तकरीबन 1.25 महीने का वक्त बीत चुका है। कई घटनाएं हुई हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, उनमें देखने में आ रहा है कि किस तरीके से काशी विश्वनाथ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य आयोजन किया कॉरिडोर के बहाने। अखिलेश यादव की सभाओं में भीड़ इकट्ठा शुरू हो गई है। एक तरफ जेवर जैसा एयरपोर्ट का शिलान्यास हो रहा है, दूसरी तरफ जो हाईवेज है उसका भी शिलान्यास हो रहा है और उसको लोकार्पण किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आज की स्थिति में, जैसा पहले कहा जा रहा था, बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में, क्या वो स्थिति है या उसमें बदलाव आ रहा है? आशुतोष जी, 2017 में जिस तरह का परिणाम आया था और उसके बाद 2019 में जिस तरह का परिणाम आया था, तो उससे ये कहना बहुत ही स्वाभाविक था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में कोई प्रतियोगिता नहीं है। उसका मुकाबला करने वालों की राजनीतिक स्थिति बहुत पस्त किस्म की है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की स्थिति पस्त है और भाजपा उनसे कहीं ज्यादा आगे है। दरअसल 40% से कुछ ज्यादा वोट और 325 सीटें, ये एक बहुत बड़ा जीत का एक बहुत बड़ा पायदान है, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी 2017 में खड़ी हुई थी और 2019 में तो वोटों का प्रतिशत और भी ज्यादा बढ़ गया। वो करीब 50% वोटों का प्रतिशत बढ़ गया, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये देख के जरूर ताज्जुब होता है कि जिस पार्टी ने इतने ऊंचे पायदान से 2017 और 2019 में अपनी दावेदारी पेश की और जिसकी वजह से विपक्षियों के वास्तव में हौसले पस्त लग रहे थे, आज की स्थिति में वो बिल्कुल विपक्ष की एक पार्टी उसके तकरीबन बराबर सी आ गई है। घटनाक्रम कुछ इस तरह से चला है कि वो तकरीबन टक्कर सी हो गई है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी कुछ आगे है, लेकिन जो पार्टी इतनी आगे थी, जिसके बारे में हमारे मित्र संजय कुमार का कहना था कि भाजपा के जब तक 12% वोट नहीं गिरेंगे, जब तक उसकी 100 से 125 ज्यादा सीटें कम नहीं होंगी, तब तक वो चुनाव नहीं हारेगी। और ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोकसभा के मुकाबले राज्यों में भाजपा को कम वोट मिलते हैं, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट किसी राज्य में नहीं देखी गई है। कहीं 5% गिरावट होती है, कहीं 6% गिरावट होती है। पश्चिम बंगाल में 2% गिरावट हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट कि 12% वोट कम हो और 100 से ज्यादा सीटें कम हो, तब भारतीय जनता पार्टी को हारा जा पाएगा। ये जो ऐसी शर्त थी, हम में से कोई नहीं देख पा रहा था कि समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या कांग्रेस हो या इनका कोई गठजोड़ हो, इस शर्त को पूरा कर पाएगा। लेकिन घटनाएं इस तरीके से आगे बढ़ी, वक्त ने इस तरीके से करवट बदली। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में फंसी हुई है पूरी तरीके से। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस फंसाव से कैसे निकले। उसके जो बिल्कुल समर्थक हैं वो भी यही कहते हैं कि भाजपा को अगर मिली
तो एक साधारण बहुमत भाजपा को प्राप्त हो सकता है। यानी साधारण बहुमत प्राप्त होने का सीधा मतलब है कि भाजपा की करीब 90 से लेकर 100 सीटें कम हो जाएंगी और ये एक बहुत बड़ी गिरावट होगी। और मैं ये मानता हूं, मेरे ख्याल से आप भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि जिस तरह विक्ट्री, जैसे जीत की संभावना स्नो बॉल होती है, उसी तरीके से पराजय का अंदेशा भी स्नो बॉल होता है। जब एक आजकल जिस तरह के चुनाव परिणाम आ रहे हैं, जीतता है वो जीतता चला जाता है जी, और जो हारता है फिर उसकी गिरावट आती चली जाती है। तो अभी तक पिछले 3 महीने से मैंने कोई भी सर्वेक्षण आप देख लीजिए, एक भी ऐसा क्षण, एक भी ऐसा आंकड़ा नहीं सामने आया है। विभिन्न तरह के लोगों ने सर्वेक्षण किए हैं जो ये बताए कि भाजपा के ग्राफ में बढ़ोतरी हो रही है और समाजवादी पार्टी के ग्राफ में गिरावट हो रही है। हर जगह यही आया है कि भाजपा का ग्राफ गिर रहा है और उस गिरावट में जो कुछ भी निकलता है वो समाजवादी पार्टी के ग्राफ में जुड़ जाता है और वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। यह भी सही है कि अभी तक वो क्षण भी नहीं आ पाया जो हमें लगे कि समाजवादी पार्टी भाजपा को एक नॉकआउट पंच रसीद कर सकती है और बिल्कुल वो नॉकआउट को पराजित कर देगी। लेकिन ये स्थिति है, इस भाजपा फंसी हुई है। अभय जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की। आपने कहा कि हार का अंदेशा भी स्नोबॉल करता है और जीत की जो आशा है वो भी स्नोबॉल करती है। अगर अभी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है और चुनाव के ऐलान के पहले अगर भारतीय जनता पार्टी को हार की आशंका सताने लगी है, ऐसा बीजेपी के कई लोग अंदर खाते कहने लगे हैं और समाजवादी पार्टी लगातार ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ रही है, तो ये बीजेपी के लिए कितने बड़े खतरे की घंटी है? क्या ये गिरावट रुक सकती है या नहीं रुक सकती? भाई कम से कम मुझे ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही, ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा जिससे ये गिरावट रुक सकती हो। देखिए, प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया, उनके ऊपर कितना दबाव रहा होगा आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐसा नेता उन 3 कृषि कानूनों को जिन्हें संसद ने पारित कर दिया था, उनको उन्होंने वापस ले लिया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि भाजपा को पता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसे नुकसान होने जा रहा है, लेकिन साथ में उसे उम्मीद थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में उस नुकसान की भरपाई कर लेगी। लेकिन धीरे धीरे परिस्थिति ऐसी बनी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नुकसान की भरपाई पूर्वी उत्तर प्रदेश से होती हुई नहीं दिखी, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में विपक्ष जो था वो भाजपा के बराबर आते हुए दिखा। तो ऐसी स्थिति में उनको लगा कि अगर हमने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो हम सांसद में फंस जाएंगे। अब देखिए, कृषि कानूनों को वापस लिए हुए तकरीबन 1 महीना होने जा रहा है। अभी तक जो राजनीतिक लाभ भाजपा को दिखना चाहिए था, इस कदम का भी, जो एक पराजय स्वीकार करने वाला कदम है, इस कदम का भी कोई राजनीतिक लाभ भाजपा को नहीं दिखा। किसान दिल्ली के नाकों से अपने अपने इलाकों में लौट गए हैं। इसके बावजूद भी आज स्थिति यह है कि जो समुदाय इस किसान आंदोलन के कारण भाजपा के खिलाफ हो गए थे, जो मतदाता, वो मतदाता आज भी भाजपा के विरोध में है। भाजपा के समर्थक भी ये दावा नहीं कर पा रहे हैं कि वो मतदाता भाजपा के पक्ष में झुक गए हैं या उनमें उनके प्रति कोई नरमी या हमदर्दी आ गई है या वो कुछ नए सिरे से सोचने लगे हैं। दरअसल जिस तरीके से भाजपा ने 5 साल में सरकार चलाई है, उससे उन तमाम समूहों ने जिन्होंने 2017 और 2019 में निष्ठापूर्वक और प्रसन्नतापूर्वक भाजपा को वोट दिया था, वे अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने लगे हैं। कुछ ने भाजपा के खिलाफ वोट देने का मन बना लिया है और कुछ अभी भी सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, यानी भाजपा के वो निष्ठावान मतदाता नहीं रह गए हैं। यही है वो सबसे बड़ी समस्या जिसका भारतीय जनता पार्टी और उसके रणनीतिकार सामना कर रहे हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए, भाजपा बहुत ही शक्तिशाली पार्टी है, बहुत ही विशाल पार्टी है, उसके पास बहुत ज्यादा कार्यकर्ता हैं, उसके पास बहुत ज्यादा संसाधन है, उसके पास कुशल रणनीतिकारों की एक पूरी टोली है, उनके पास एक बहुत ही लोकप्रिय चेहरा है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का, जिनके मुकाबले का नेता इस देश में मौजूद नहीं है। इसके बावजूद अगर कोई पार्टी इन अंदेशों का सामना कर रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने पिछले 5 साल में कैसी सरकार चलाई होगी। आपने कहा कि निष्ठावान कार्यकर्ता, या तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देने का फैसला कर लिया है या वो अपनी प्राथमिकताओं पर विचार कर रहे हैं। निष्ठावान वोटर, माफ करिएगा, निष्ठावान वोटर। तो क्या आपका इशारा वो सवर्ण तबके की तरफ है जो बेहद निष्ठावान था और सीएसडीएस के अपने सर्वे के हिसाब से जिसने 70% वोट दिया, 2017 में 80% वोट दिया और उसके बाद वो 82% वोट दे रहा? क्या आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं या उन फ्लोटिंग वोटर्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी की वजह से और कांग्रेस के डिस्क्रेडिट होने के बाद से बीजेपी की तरफ मुड़ा था? देखिए, फ्लोटिंग वोटरों को तो हम निष्ठावान नहीं कह सकते।
फ्लोटिंग वोटर तो हमेशा हमेशा ही संभावना रहती है, किसी एक वजह से इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो भाजपा में ऊंची जाति का मतदाता है, मैं मानता हूं कि न केवल वो 2017 में और 2019 में, बल्कि पिछले करीब 35-40 साल से निष्ठापूर्वक भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। भाजपा चुनाव हारे या जीते, वो भाजपा को बहुत बड़े पैमाने पर समर्थन देता है। अब इन जो तीन जो द्विज जातियां हैं, मैंने सवर्ण नहीं कहता, सवर्णों में तो ओबीसी जातियां भी आती हैं, ओबीसी जातियों के पास भी एक वर्ण है। ये हम लोग एक समाजशास्त्री गलती करते हैं कि हम लोग ये तीन जो द्विज जातियां हैं उनको सवर्ण कहते हैं और बाकियों को अवर्ण की श्रेणी में डाल देते हैं, जो गलत है, क्योंकि शूद्र भी एक वर्ण है, वो भी सवर्ण माना जाता है, और भाजपा शूद्रों की राजनीति करती है बहुत बड़े पैमाने पर, हम जानते हैं इस बात। तो मेरा कहना यह है कि ये तीन जो द्विज जातियां हैं, इनमें एक जाति थी राजपूती, राजपूत जाति। इस राजपूत जाति की निष्ठा के ऊपर भाजपा को हमेशा शक रहा, क्योंकि इसमें एक हिस्सा समाजवादी पार्टी के प्रति वफादारी रखता था, और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। एक हिस्सा ऐसा था, मैं जिस शहर से आता हूँ, जिस जिले से आता हूँ, वहां के राजपूत भी समाजवादी पार्टी के समर्थक रहे हैं। तो भाजपा ये चाहती थी कि वो इस ऊंची जातियों की, तीन ऊंची जातियों में, इसमें आप कायस्तों और भूमिहारों को भी जोड़ लें तो ऊंची जातियों का पूरा एक बन जाता है। तो इसमें राजपूत जाति के वोटों को किसी तरीके से अंतिम रूप से अपनी ओर झुका लिया जाए, इस तरह ब्राह्मण और बनिए झुके हुए। इसलिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के बाद में एक कुछ खास तरह की प्राथमिकताएं अपनाने की छूट दी। आला कमान ने योगी आदित्यनाथ को रोका नहीं, और वो जिस तरह से अफसरों की नियुक्तियां हुई, जिस तरह से सरकारी कृपा बरसी, वो उससे साफ दिखाई देने लगा कि राजपूत जाति को प्राथमिकता दी जा रही है। भाजपा आला कमान और रणनीतिकारी समझते थे कि बाकी दोनों जो ऊंची जातियां हैं वो हमारी जेब में पड़ी हुई हैं, तो राजपूत जाति पर ही थोड़ा शक था, उसको भी मजबूती से इसमें जोड़ लेंगे। लेकिन उसकी बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई, और उसकी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया ब्राह्मणों के ऊपर हुई, और साथ में जो कानून व्यवस्था निपटाने के लिए जो तरीका खोजा, एक बाहुबली किस्म का तरीका खोजा योगी आदित्यनाथ ने, जिसको ऑपरेशन लंगड़ा बोलते हैं, या इसको ऑपरेशन एनकाउंटर करके हम छाती पे गोली मारेंगे, इस तरह की भाषा बोली गई। बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर अगर गोली की भाषा नहीं मानोगे तो गोली की भाषा सुननी पड़ेगी, ये सब बातें बोली गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पुलिस बेकाबू हो गई। आपने पुलिस से अनाप शनाप हत्याएं करवाई, पुलिस बेकाबू हो गई। उसके बाद उसने ऐसे लोगों को भी मारना शुरू कर दिया जिनको सरकार नहीं चाहती थी कि पुलिस मारे, और उसकी वजह से वैश्य जाति के अंदर और दूसरी ऊंची जातियों में और सामान्य नागरिकों में भी सरकार के खिलाफ असंतोष फैलने लगा। शुरू में जो ब्राउनी पॉइंट्स और जो हमदर्दी सरकार के प्रति पनपी थी, इसने कानून व्यवस्था को कुछ कसा है और अपराधी और गुंडे इसके कारण डरे हैं, बाद में पता चला कि नहीं, अपराधी और गुंडे डरे ही हैं, लेकिन पुलिस भी ऐसे काम कर रही है जो अपराधियों और गुंडों से कम नहीं है। इन सब चीजों ने किए धरे पे पानी फेर दिया कुल मिलाकर, और जो पूरा सामाजिक संतुलन था वो जबरदस्त, और वो अपराजय समीकरण था जिसने 2014 में, 2017 में और 2019 में भाजपा को जबरदस्त जीत दिलाई थी, वो बिगड़ गया। किसान आंदोलन ने उसको और ज्यादा बिगाड़ दिया। जिस तरह सरकार चलाई और किसान आंदोलन ने, तो उसमें किसान आंदोलन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की जाती है, तो एंटी इनकम्बेंसी डबल हो गई। राज्य सरकार के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी हो गई और केंद्र सरकार के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी हो गई। इस वक्त भाजपा की सरकार, मैं मानता हूं कि डबल एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है। बिल्कुल। अपने दर्शकों में बता दूं कि दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 20% सवर्ण जातियां जिनको अभय जी द्विज जातियां कहते हैं वो है, और ये वो जातियां हैं जिनके बारे में कहा गया उत्तर प्रदेश के अंदर कि इधर से इधर कुछ भी हो जाए ये भाजपा का साथ नहीं छोड़ सकती हैं, जिसको भी अभय जी ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये तो आपने द्विज जातियों के बारे में बताया, लेकिन जो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का जो गेम खेला, या जो पैतरा या शब्द मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उसका दांव खेला वो उल्टा पड़ गया। मुझे लगता है कि आज हमारे पास घटनाओं की पश्चात दृष्टि है, हम लोग सिंहावलोकन कर सकते हैं, तो आज लगता है कि शायद उससे भाजपा को नुकसान हुआ है। लेकिन अभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के रणनीतिकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। उनको क्या लगता है कि अगर हमें उत्तर प्रदेश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाना है तो हमारे पास योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई चेहरा नहीं है,
और जिस तरीके से उन्होंने सरकार चलाई है वो उससे भी प्रशासन का एक मॉडल निकल के आता है खास तरह का। अगर उत्तर प्रदेश में मॉडल सफल हो सकता है तो देश के दूसरे हिस्सों में भी वो मॉडल सफल हो सकता है कि जो भी हमारे खिलाफ आंदोलन होगा हम उनको गिरफ्तार करेंगे, उनकी ऊपर जुर्माने लगाएंगे और उनकी संपत्ति को कुर्क कर लेंगे। ये पूरा जो मॉडल है, और जो भी अपराधी होगा अगर वो उसने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसको गोली तोड़ा देंगे और फर्जी मुठभेड़ों को हम एक तरह का कानूनी रूप दे देंगे बिना घोषित किए हुए। ये जो पूरा प्रशासन का मॉडल है, इस प्रशासन के मॉडल का पूरे पिछले 5 साल में प्रयोग हुआ है। ये प्रयोग चीफ मिनिस्टर दफ्तर के जरिए संचालित होता रहा है और चीफ मिनिस्टर दफ्तर प्रधानमंत्री दफ्तर के जरिए संचालित होता रहा है। ये पूरा समीकरण बना रहा है इसमें। तो इस पूरे प्रयोग के पीछे भाजपा के आला कमान का भी हाथ रहा है। योगी जी उसको लागू करने वाले रहे हैं और इस बात को मंचों से लगातार वो बिना किसी हिचक और संकोच के कहते रहे हैं। ये हमारे मीडिया की दुर्दशा है कि मीडिया ने कभी भी इस पूरे रवैये को एक अलोकतांत्रिक रवैये के तौर पर चिन्हित नहीं किया। देखिए, योगी आदित्यनाथ अगर दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो केवल भारतीय जनता पार्टी की जीत या विपक्ष की हार नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत जगह कई बार जीत चुकी है, जाने कब से जीतती आ रही है। विपक्ष कई गैर भाजपा लोग हारते रहते हैं, जीतते रहते हैं। ये चुनावी हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के कुछ खास किस्म के तात्पर्य होंगे। उन तात्पर्यों को हमें समझना होगा। लोकतंत्र का जुलूस आखिरी बार निकलेगा। जिस दिन वो दोबारा शपथ लेने जाएंगे उस दिन लोकतंत्र का जुलूस आखिरी बार निकलेगा। उसके बाद दोबारा लोकतंत्र का जुलूस नहीं उठेगा। आप बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में निकलेगा या उत्तर प्रदेश के बाहर भी? नहीं, उत्तर प्रदेश तो मॉडल है ना। जब उत्तर प्रदेश में जब ये कामयाब हो जाएगा तो दूसरी जगहों पर भी इसको आजमाया जाएगा। भाई, जिस तरह गुजरात के अंदर उन्होंने मुसलमान वोटों की जो राजनीतिक प्रभावकारिता थी, जो पॉलिटिकल एफिकेसी थी, उसको उन्होंने स्थायी रूप से 0 कर दिया। फिर उत्तर प्रदेश में पिछले 3 चुनावों से मुसलमान वोटों की प्रभावकारिता को उन्होंने 0 कर दिया। मतलब इतनी बड़ी आप हिंदुओं की गोलबंदी कर लेते हैं, मुसलमान किधर भी वोट देते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या होता है कि देश का जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, जो ऐतिहासिक कारणों से काफी राजनीतिकृत है, काफी पॉलिटिसाइज्ड है, मतलब अगर उसे लगेगा उसके वोट डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसकी लोकतंत्र में आस्था खत्म हो जाएगी। तो ये सारे के सारे प्रयोग चल रहे हैं, और ये प्रयोग अगर बार बार कामयाब होंगे तो फिर ये एक राजनीति का एक आजमाया हुआ पैंतरा हो जाएगा, जिसको सुरक्षा पूर्वक भारतीय जनता पार्टी आजमा सकती है, और मौका लगेगा तो कोई दूसरा दल भी कभी आजमा लेगा। बिल्कुल। जो बात अभी आपने थोड़ी देर पहले कई निष्ठावान जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं उनके संदर्भ में, और फिर मैंने सवाल आपसे किया था कि क्या योगी आदित्यनाथ को बनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए गलत दांव था। जब चुनाव शुरू हो रहा था, आज से 6 महीने पहले जब उसकी सुगबुगाहट शुरू हुई थी, तब ये कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े एसेट है, और ये कहा गया कि उनके पास उत्तर प्रदेश में उनके मुकाबले का कोई दूसरा नेता नहीं है। लेकिन पिछले कम से कम 1.5 महीने से मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, और लगातार वो घूम रहे हैं, लगातार वो जा रहे हैं, उससे ये लगने लगा है कि योगी आदित्यनाथ की जो इमेज है वो धीरे धीरे नीचे होती चली जा रही है, और नरेंद्र मोदी जी को यह बात समझ में आ गई है कि आप योगी के बहाने चुनाव लड़के नहीं जीत सकते हैं। लिहाजा वो काशी में भी दिखाई पड़ते हैं और भव्य आयोजन करते हैं, वो जेवर में भी नजर आते हैं, वो प्रयागराज में भी दिखाई पड़ते हैं, और वो पिछले 15 दिनों में कम से कम 10-12 रैलियां करने का उनका प्लान है। ये योगी आदित्यनाथ की जो गिरावट दिखाई पड़ रही है और मोदी का जो सामने आना दिखाई पड़ रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए आशुतोष जी, अगर आप चाहें तो परिस्थिति, या मैं गलत हूं? अगर मैं गलत हूं, मेरा परसेप्शन गलत है तो प्लीज आप मुझे। देखिए, बहुत काले सफेद में गलत है सही में चीजों को देखना ठीक नहीं है। परिस्थिति की ये भी एक व्याख्या की जा सकती है जो आप कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ने कभी भी योगी को पीछे करने की कोशिश नहीं की। पिछले 5 साल से वो पूरे देश में विभिन्न चुनावों में योगी को एक प्रमुख प्रचारकर्ता के तौर पर उतारता रहा। चाहे उत्तर पूर्व में उसने उतारा है, उसने जो दक्षिण के राज्य हैं उनमें योगी को उतारा है, और उत्तर के राज्यों में भी उतारा है।
योगी को हमेशा ही अपने प्रमुख चेहरे के तौर पर उतारा गया। अभी जब 2 साल के बाद, यानी महामारी के बाद में, जब भाजपा की सर्वोच्च संस्था जो है कार्यकारिणी, उसकी बैठक हुई, तो उसमें राजनीतिक प्रस्ताव किसके जरिए पेश कराया गया? ये तो अभी कुछ दिन पहले घटना है। जी। राजनीतिक प्रस्ताव योगी आदित्यनाथ के जरिए पेश कराया गया। प्रधानमंत्री तमाम रैलियां भी कर रहे हैं, साथ भी ये भी कह रहे हैं कि उसके यूपी प्लस योगी बहुत ही उपयोगी। साथ में वो ये नारा भी दे रही है, नारा खुद उन्होंने अपने स्टाइल में गढ़ा भी है। तो वो प्रधानमंत्री आगे हैं, वो अपने चेहरे का लाभ पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते हैं, लेकिन वो योगी को कमतर दिखाकर या पृष्ठभूमि में धकेल के ये काम नहीं कर रहे हैं। वो लगातार योगी को भी जो प्रमुखता दी जानी चाहिए मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे, वो प्रमुखता पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ को प्राप्त हो रही है। और अगर भाजपा के प्रदर्शन में बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई, बड़ी गिरावट का मतलब यह है कि भाजपा को बड़ी मुश्किल, मतलब केवल सबसे बड़े दल के रूप में ही आके रह गई, या मुश्किल से 205 सीटें ही प्राप्त हुई, या इस तरह की अगर स्थिति नहीं हुई, तो योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ऐसी स्थिति हो गई, तब जरूर भाजपा के अंदर जो योगी विरोधी लॉबी है, जो खासी बड़ी और खासी ताकतवर है, वो फिर अपनी दावेदारी पेश करेगी। फिर योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा गया कि उनकी कामयाबी इस पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है क्योंकि उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग की, कि उन्होंने दलितों में गैर जाटव, जो पिछड़े थे उनमें गैर यादव के बीच में सेंधमारी की और उनको अपनी तरफ आकृष्ट करने की कोशिश की। आप बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं। आप कहने का मतलब ये कि जो द्विज जातियां हैं उनमें से एक प्रकार से खतबगाहट या एक तरीके की बेचैनी दिखाई पड़ रही है। तो ये जो गैर यादव, गैर जाटव जातियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकृष्ट हुई थी, क्या इनमें आप किसी तरीके की बेचैनी या परिवर्तन देख रहे हैं जिसको लेकर बीजेपी में चिंता होनी चाहिए? आशुतोष जी, पहली निगाह में मुझे ये लग रहा है कि अखिलेश ने गैर यादव पिछड़ी जातियों के जो राजनीतिक तत्व हैं उनको अपने साथ जोड़ने के लिए पिछले 2-3 महीने में काफी कोशिश की है और उन्हें एक स्तर की कामयाबी भी प्राप्त हुई है। आज समाजवादी पार्टी के साथ में जो अति पिछड़े राजनीतिक नेतृत्व है वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है, लेकिन पहले सारे के सारे भाजपा के साथ थे। उसमें से अखिलेश ने काफी लोगों को अपनी तरफ खींच लिया है। लेकिन इसी के साथ हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जो गैर जाटव दलित जातियां थी उनको अपनी ओर खींचने की कोई कोशिश समाजवादी पार्टी ने नहीं की। चूंकि मायावती का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है, उसके कारण उनकी राजनीति करने की जो मौजूदा शैली है और उनकी रणनीति है उसकी वजह से उनका ग्राफ नीचे गिर रहा है और वो भाजपा को मुकाबला देते हुए नहीं दिख रही हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादा संभावना इस बात की दिखती है कि जो गैर जाटव दलित हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले की तरह जुड़े रहेंगे। तो भाजपा ने जो सामाजिक गठजोड़ बनाया था उसमें उसके इस हिस्से की क्षति नहीं हुई है। पहली बात, आज की तारीख तक इस हिस्से की क्षति नहीं हुई है। दूसरे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट थे वो भाजपा के साथ पूरी तरह चले गए हैं। भाजपा के समर्थक भी मानते हैं कि जो पूरी रूरल बेल्ट है उत्तर प्रदेश की जाट वाली, उसमें भाजपा को 1 वोट प्राप्त नहीं होगा। तो उस गठजोड़ में से ये हिस्सा निकल गया है। दूसरे, इस गठजोड़ में जो ब्राह्मण घटक था वो भाजपा को लेकर शंकित हो गया है। वो मानता है कि पिछले 5 सरकार में भाजपा की सरकार नहीं चली, योगी आदित्यनाथ की सरकार चली, इसमें राजपूतों को प्राथमिकता दी गई। अब ये तथ्यात्मक रूप से कितना सही है कितना गलत है, राजपूतों को वास्तव में लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब अलग बात है। ये चर्चा करने पे और आंकड़े प्राप्त होने पे पता चलेगा। लेकिन छवि इस तरीके की बन गई है और इस तरह से राजपूत, मैं तो समझता हूँ राजपूत समुदाय को बाद में लगेगा कि हम तो व्यर्थ में ही बदनाम हुए। बात में लग सकता है कि भाई सब कुछ हुआ लेकिन कुछ खास हाथ नहीं आया और जातिवाद की तोहमत भी लग गई। हमेशा इस तरीके से होता है। तो ये जो स्थिति बन सकती है इस तरह की, तो भाजपा के पास अब 2017 जैसा सामाजिक गठजोड़ नहीं है। मैंने कोशिश की है बताने की उस सामाजिक गठजोड़ के कौन कौन से घटक अभी भी भाजपा के साथ हैं, कौन कौन से घटक शंकित हैं और कौन कौन से घटक भाजपा के साथ नहीं है। अब सवाल यह है कि विपक्ष किस तरह इसका लाभ उठाएगा। क्या वो घटक भाजपा से हटके निराश होकर घर बैठे रहेंगे या वो बिखर जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे, ये सब देखने की बात। आपने जाट जाति
की बात की, दो तीन चीजें। एक तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत करीने से गैर जाटव दलित जातियों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने कम से कम कोशिश की, वाल्मीकि समाज हो या पासी समाज हो, उसके पास जाने की कोशिश की। दूसरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी थी वो आज समाजवादी पार्टी के साथ है। तो और पूर्वांचल में राजभर जातियां बहुत पावरफुल है, कम से कम 10% के आसपास। जी, राजभर दलित श्रेणी में नहीं आते। नहीं, दलित की बात नहीं कर रहा, मैं दलित की बात नहीं, मैं वो तो मैं मानता हूँ राजभर इसका समाजवादी पार्टी के साथ है, ये आपकी बात सही है। मैं जिस बात को कहना चाहता था कि जो गैर जाटव दलित हैं उनको अपनी तरफ लाने की समाजवादी पार्टी ने कोशिश नहीं की है। हालांकि उनके लोग ये कहते हैं कि पासी हमारे पुराने वोटर रहे हैं, तो पासी हमें ही वोट देंगे, ऐसा वो कहते हैं, लेकिन मुझे इसमें संदेह है। तो इधर राजभर जातियां जो पिछड़ों में वो छिटकती हुई दिखाई पड़ रही हैं, और उधर कम से कम वाल्मीकि जो बीजेपी के साथ लंबे समय तक थी और बिंद जैसी जातियां उनके साथ थी। तो गैर जाटव दलितों में भी क्या आपको वो सेंध दिखाई पड़ रही है? मैं सवाल आपसे दोबारा इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने कहा था कि इसमें उनको क्षति होती दिखाई नहीं पड़ रही, समाजवादी पार्टी की तरफ ना जा रही है लेकिन बीजेपी से छिटकती नजर आ रही। कांग्रेस के पास वो छवि और वो आवेग नहीं है, वो इमेज और मोमेंटम नहीं है जो उसे भाजपा से छिटकते हुए वोटरों को अपनी ओर अपनी ओर जाने के लिए मजबूर कर सके। कांग्रेस, प्रियंका गांधी ने कुछ काम किया है, उन्होंने कुछ इस तरह के कदम उठाए हैं जिससे कांग्रेस चर्चाओं में आ गई है। पहले तो वो चर्चा में भी नहीं थी कांग्रेस, इतना श्रेय उनको जाता है कि कांग्रेस के बारे में चर्चा होने लगी है। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में साहब ने शुरू में कहा था कि दो बैलों की जोड़ी, मुझे नहीं लगता ये सही उपमा है, दो बैलों की जोड़ी साथ साथ चलती है तो एक दूसरे के मुकाबले खड़े हुए हैं। मेरा मानना यह है कि समाजवादी पार्टी तकनीकी रूप से विपक्ष में कोई एकता नहीं है, इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का ग्राफ जो बहुत तेजी के साथ ऊपर उठा है और एक हवा उसके पक्ष में बनी है, उसने उसको उसके मुकाबले ला दिया है। जो लोग भाजपा से नाराज होते हैं वो एक बार जरूर सोचते हैं कि हम भाई समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि अखिलेश और उनकी समाजवादी पार्टी की है और उन्होंने बड़ी कुशलता पूर्वक भाजपा से क्षुब्ध जो अति पिछड़ी जातियां थी उनको अपने साथ जोड़ा है, कुशलता पूर्वक अपने साथ जोड़ा है। अगर वो इसी तरह की कोशिश किसी तरह से कुछ दलित जातियों के बारे में भी कर पाते, कि अभी भी उनके पास समय है, ऐसी बात नहीं है, अगर वो ऐसा कर पाएंगे तो फिर उनका जो सामाजिक गठजोड़ है वो वास्तव में भाजपा को पराजित करने की स्थिति में आ जाएगा। दरअसल हम समाजवादी पार्टी में चाहते थे कि बात बिल्कुल अलग से किसी और कार्यक्रम में हो, तो इसलिए मैं उसको बहुत ज्यादा कुरेदने की कोशिश नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक हो सकते हैं कि हमें इस बात को और बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आज आप बीजेपी के सामाजिक आधार में भी देखें तो अनुप्रिया पटेल भी थोड़े से जिसे कहते हैं ना मसल फ्लेक्सिंग कर रही हैं। निषाद के जो संजय निषाद है वो भी मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं और उन्होंने तो यहां तक बयान दे दिया कि भाई अगर इसी तरीके से चलता रहा तो परिवर्तन संभव है। वो 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी से मांग रहे हैं। आरक्षण को लेकर एक तरीके से निषादों को ओबीसी कैटेगरी से हटाकर एससी कैटेगरी में लाने के मसले पर एक तरीके से बीजेपी और अमित शाह जैसे बड़े नेता पर एक सीधा आक्षेप भी कर रहे हैं। तो ये जो विचलन दिखाई पड़ रहा है, जो बेचैनी दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब ये कि पिछड़ों में भी उनको तकलीफ काफी हो सकती है। नहीं, बिल्कुल हो सकती है। देखिए 2017 में जब इन लोगों ने भाजपा को वोट दिया था और समर्थन दिया था, उस वक्त नहीं पता था कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो मैंने थोड़ा पता था कि 5 साल तक ठाकुरवाद देखना पड़ेगा। इन्हें नहीं पता था कि भाजपा किस तरह से सरकार चलाएगी। भाजपा ने इनसे कुछ वायदे किए थे, उन वायदों को तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। तो ये सब लोग नाराज तो हैं ही, लेकिन जो छोटी और कमजोर जातियां होती हैं वो अपने सभी विकल्पों के ऊपर गौर करती हैं। उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं होती कि आज वो इसके साथ हैं कल दूसरे के साथ चले जाएंगे। भाई ये हित आधारित उदारतावादी लोकतंत्र है जिसमें लेन देन के आधार पर राजनीति तय होती है। इसमें कोई बुरा मानने की किसी को जरूरत नहीं है। ये नैतिक अनैतिकता का खेल नहीं है। सीधी बात यह है कि आज हमें लग रहा है हमें यहाँ फायदा तो हम यहाँ है, कल हमें नहीं लगेगा तो हम रातों रात बदल जाएंगे। तो ये सब संजय निषाद भी ये कर सकते हैं, ओम प्रकाश राजभर भी ये कर सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर भी उन लोगों से बातचीत करते रहे हैं, बातचीत करते करते फिर अचानक अखिलेश के पास चले आए। तो ये सब होता रहेगा और आगे भी अभी इतना समय है या कुछ लोग और करवट भी मार सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये करवट भाजपा के पक्ष में जाएगी। कोई भी करवट कोई मारे, लेकिन वो भाजपा के पक्ष में न जाकर मुझे लगता है कि उसके विपक्ष में ही करवट जाएगी। उसका एक और बहुत बड़ा कारण है जिसकी तरफ अभी तक हम लोगों ने चर्चा नहीं की है, वो ये है महंगाई और बेरोजगारी। जी जी।
आप ये देखिए कि योगी आदित्यनाथ को एक मीटिंग में हूट किया जा चुका है बेरोजगारों द्वारा। आप ये देखिए कि अमित शाह की मीटिंग में कितनी कुर्सियां खाली पड़ी रही। तो ये और भी भाजपा की मीटिंगों में सभा नहीं आ रही है, तो भीड़ नहीं आ रही है। और 2012 में समाजवादी पार्टी जब चुनाव अपना जीती थी, पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, उससे भी ज्यादा भीड़ उनकी मीटिंगों में जा रही है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है जी? तो ये सब चीजें देखने की बात है। ये केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। ठीक है, आपने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, हित आधारित उदारतावाद। मुझे याद रहेगा ये शब्द। दो सवाल, बड़े छोटे छोटे सवाल। इंटरेस्ट बेस्ड लिबरल डेमोक्रेसी इसको बोलते हैं हम लोग पॉलिटिकल। आई नो। मैं कभी-कभी आपके हिंदी के शब्द मुझे चमत्कृत कर देते, इतना शानदार और इतना उचित जगह पर आप इस्तेमाल करते हैं, मुझे बड़ा मजा आता। एक सवाल मेरे मन में होता ये है कि हम लोग समीक्षा करते समय पुरानी समाजवादियों द्वारा डाली गई आदत है और वामपंथी आंदोलन द्वारा डाली गई आदत है कि हम लोग बहुत नैतिकता का इंजेक्शन बहुत लगाते हैं समीक्षा में। उसकी जरूरत होती नहीं है। गठजोड़ राजनीति में पहली बात तो यह है कि विचारधारा हमेशा ही बैक बर्नर पे रहती है। अगर आप विचारधारा पर जोर देंगे तो गठजोड़ कर ही नहीं सकते। विचारधारा छोड़ने से ही गठजोड़ निकलता है। जितना आप विचारधारा को ढीला करेंगे उतना ही आप गठजोड़ राजनीति में जाएंगे। उसी तरीके से जो कमजोर जातियां हैं, जिनको वैसे कुछ नहीं मिलता है, जो बड़ी बड़ी पार्टियां सब खा जाती हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, वो बड़ी बड़ी पार्टियां सब कुछ खा जाती हैं, वो बड़े ताकतवर समूह खा जाते हैं। तो इसीलिए काशीराम कहते थे कि हमें तो अवसर मिलते ही नहीं है, इसलिए हम अवसरवादी है। बिल्कुल। ये पूरी चर्चा अधूरी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा, योगी आदित्यनाथ का क्या होगा, जब तक हम ये सवाल अपने केंद्र में लेकर नहीं आएंगे कि दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े जोरों शोरों से कहा जा रहा है कि देखिए राम मंदिर तो हमने बना दिया, हमारा वायदा था, हमने बना दिया, काशी विश्वनाथ में हमने काशी का कॉरिडोर हमने खड़ा कर दिया, और अब धीरे धीरे मथुरा की आवाज भी बुलंद होने लगी है। ये जो जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का टीवी के ऊपर जिस तरीके से मंचन हुआ है, उसको लेके बहुत सारे जो हमारे साथी हैं, बहुत सारे लोग ये कहने लगे हैं कि दरअसल ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के संदर्भ में बात करने लगे हैं। तो क्या ये काशी का कॉरिडोर, क्या राम मंदिर का बनना, क्या मथुरा को उठाने की, मथुरा मंदिर के सवाल को खड़ा करना, ये हिंदुत्व ही एकमात्र रास्ता होगा जिस रास्ते पे चलकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आ सकती है? इनका कोई असर भी दिखाई पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, भाजपा एक हिंदू पार्टी है, ये एक सुस्थापित तथ्य है। भाजपा को मुसलमान वोट नहीं चाहिए, वो किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती है, उसे कोई मतलब नहीं है। तो वो भाजपा जितनी हिंदू है उससे ज्यादा और हिंदू तो हो नहीं सकती है। भाजपा ने जिन वोटों की गोलबंदी पिछले 3 चुनावों में की है, वो सारे के सारे हिंदू वोट थे, वो अल्पसंख्यक वोट नहीं थे। आप कह सकते हैं अल्पसंख्यकों के तौर पर सिख वोट उनमें शामिल थे, और अब वो किसान आंदोलन की वजह से और जो लखीमपुर खीरी की घटना है उसकी वजह से सिख वोट भी भाजपा को नहीं मिलेंगे। तो अब जो कुछ भी अल्पसंख्यक वोट मिलते थे, ना मुसलमान वोट ना सिख वोट, बिना उनके ही भाजपा को हिंदू गोलबंदी करनी पड़ेगी। तो मैं नहीं समझता हूं कि आप काशी की बात करके, आप मथुरा की बात करके, या राम मंदिर का श्रेय लेकर आप अपने वोटों में कोई इजाफा कर सकते हैं या पुराने वोटों का प्रतिशत दोबारा हासिल कर सकते हैं। ये असंभव है, मैं साफ कह रहा हूं, ये असंभव है कि उत्तर प्रदेश के मतदाता पिछले 5 साल में जिस तरह सरकार चली है उस पर गौर किए बिना किसी अन्य कारण से भाजपा को वोट देना मान लें। असंभव है। उत्तर प्रदेश पहले से ही हिंदू राजनीति का गढ़ हो चुका है। इस हिंदू में और क्या जुड़ेगा भाई? 40 से 50% वोट तो भाजपा को मिल ही रहे हैं, उसमें और क्या जुड़ेगा? उसमें जो कुछ होना है वो कम ही होगा। अगर 1% महिलाएं भी कांग्रेस को वोट देती हैं, क्योंकि उन्होंने 40% आरक्षण दिया है और एक वीमेन मैनिफेस्टो भी जारी किया है, तो आप समझ लीजिए भाजपा के खाते से जाएगा। अगर आधा फीसदी ब्राह्मण भी भाजपा को छोड़ते हैं तो वो भाजपा के खाते से जाएंगे। तो जो कुछ जाना है वो तो उसी 40-50% वोटों में से ही निकलना है, उसमें जुड़ना कुछ नहीं है। उसमें जो कुछ है वो निकलना ही निकलना है। अब कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा, कहां जाएगा, ये बहस का सवाल है। आखिरी सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ एक लायबिलिटी अभी बने हैं कि नहीं बने? धीरे धीरे भाजपा की समझ में आ रहा होगा। मुझे लगता है कि भाई ये बंदा जो है, जब हमने इसको मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया तो जिस तरह की प्रतिक्रिया हुई होगी उन लोगों के ऊपर योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में सताए गए हैं, उसको समझ रहे होंगे भाजपा वाले। और देखिए, भाजपा के भीतर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक बहुत जबरदस्त लॉबी है।
योगी आदित्यनाथ को तो 5 साल ठाकुरवाद चलाने में बहुत मजा आया। उसकी वजह यह है, जब ये केवल गोरखपुर के महंत थे, वो गोरखपुर के दायरे की राजनीति करते थे, उस वक्त भी वहां पर ठाकुरवाद चलाते थे। आप उस पूरे इलाके की जो दूसरी ऊंची जातियां हैं, उनके नेताओं से बात कर लीजिए जो भाजपा के अंदर है। वो लगातार अपने आप को उपेक्षित पाती थी, और पाती नहीं भाई ये बंदा तो केवल ठाकुरों के अलावा किसी और की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। वो हमेशा से अजय सिंह बिष्ट हैं। योगी आदित्यनाथ तो उनका फर्जी नाम है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि वो उनके लिए उनको मुख्यमंत्री बनते ही एक स्वाभाविक रूप से उन्हें राजपूतवाद चलाना ही था। देखने की बात यह है कि आला कमान ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत क्यों दी। आला कमान ने अगर आला कमान चाहता तो रोक सकता था, उन्हें संतुलित कर सकता था। आला कमान ने ऐसा नहीं किया। आला कमान ने उन्हें ऐसा करने दिया, और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी हमसे इस बातचीत करने के लिए। अभय जी के साथ हम आने वाले हफ्तों में समाजवादी पार्टी की राजनीति, दलित, मायावती की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति और महंगाई, इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। आज हमने कोशिश की कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, उसका सामाजिक अधिकार, सामाजिक जो उसका आधार है, और हिंदुत्व, इन सब चीजों को और गवर्नेंस के मसले पर हम बात करते हुए जानने की कोशिश करते हैं बीजेपी दरअसल इस वक्त उत्तर प्रदेश पे कहां खड़ी चुनाव के मैदान में। उम्मीद है हमारे दर्शकों की बातचीत पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।